आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अध्याय 5। अध्याय 4 में हम लोगों ने वायु पवन के बारे में पढ़े थे। आज हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे जल के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं जल में क्या बताया गया है। ठीक है, देखो, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं बताओ। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्र में देख रहे हो, चित्र को बनाना है आपको। ठीक है, जल चक्र है ये संघनन कर रहा है, वर्षण है ये और ये वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण मतलब होता है गर्म होकर वो बादलों में उड़ जाता है। ठीक है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों वायुमंडल धरती के बीच चक्कर लगाता है, उस जल को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तो यहाँ से आपको कि जल चक्र का लिखना है। ठीक है, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। है ना, कहाँ बहता हो? अमेजन नदी में। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। यहाँ थलशाला को बताया गया। देखो थलशाला में कैसे बनाते हैं। तो एक बड़े जार के 1/4 भाग में क्या करते हैं? मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा देते हैं। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं और तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को अव्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के और जार को क्या करते हैं? आप बंद कर दें। देख रहे हो आपका जार है ये। ठीक है, और बंद कर दे। पत्तियों में मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। ठीक है, ये चित्र है इसका। ठीक है, जहाँ कहाँ कहाँ जल पाया जाता है, ये सब नीले क्षेत्र दिख रहे हैं, ये सब जल वाली है। ठीक है, अब देखो जल का वितरण कैसे करना है। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से क्या है? ढका हुआ है। यदि धरती पर जल थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? तो निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया। देखो महासागर में कितना है? 97.3। बर्फ छत्रक 002.0। भूमिगत जल है 00.68। झीलों का अलावर जल है 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0, मतलब इस सबको बताया गया। ठीक है, सबको जोड़ घटा करके इतना मतलब कुल। ठीक है, नदियों में 100। तो साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। आप क्रियाकलाप बॉक्स देखें, ये है हमारा क्रियाकलाप बॉक्स। ठीक है, क्या बनाया गया है? चित्र को देखो। अलवण जल का वितरण, ये चम्मच 9 चम्मच बर्फ छत्रक, 2 चम्मच भौम जल। ठीक है, तो देखो 2 लीटर जल लें। क्या करोगे आप? 2 लीटर जल ले लो। मान ले यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है और बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर उस दूसरे कटोरों में रखें। अब बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल को क्या करें? लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की या मात्रा को दर्शाता है और चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू मतलब पतला बालू। ठीक है, मुलायम ठंडी पवन है, समुद्री पक्षी है, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत है ना, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है और यह कभी
शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे हैं, ज्वार भाटा है एवं धाराएं। ठीक है, ये हमारा है प्रशांत महासागर। ठीक है, अब देखो तरंगे, तो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि जैसे कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, तरंग। ठीक है, देख रहे हो ये तरंग कैसे उछल उछल कर आता है ना। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उड़ सकती, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था और सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। क्या हुआ था, इंदिरा पॉइंट जो था वो क्या हुआ था, डूब गया था। ठीक है, ये हम सुनामी कल पढ़ेंगे।